अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। रात के 2:30 बज रहे थे और मेरी बीवी आईने के सामने तैयार खड़े होकर अपना आखिरी जायजा ले रही थी। फिर उसने बहुत सारा परफ्यूम अपने ऊपर छिड़क दिया और फिर अपने खूबसूरत होठों पर लगी हुई लिपस्टिक को मज़ीद तेज़ करते हुए उसने एक आखिरी नज़र अपने आप पर डाली और फिर पीछे मेरी तरफ मुड़ी। मैं जो अपने बिस्तर पर औंधा लेटा हुआ था, उसको आईने में देख रहा था। वो मेरी तरफ मुड़ी तो मैंने जानबूझकर आंखें बंद कर दी। उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम जाग रहे हो। मैं अभी ड्यूटी पर जा रही हूँ और सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी ख़त्म होगी, तो मुझे लेने आना। उस वक्त कोई सवारी भी नहीं मिलती है। मैंने कहा कि मुझे शदीद नींद आ रही है और 6 बजे उठना मेरे बस की बात नहीं। उसने कहा कि मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुम आना मुझे लेने के लिए। ऐसा कहती हुई वो बाहर मरकज़ी दरवाजे की जाने बढ़ी और वहां से मुझे आवाज़ देने लगी कि मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ। बादल नखौस्ता में उठा और टीवी लाउंज तक आया, जहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा था। मैंने आराम से दरवाज़ा बंद किया और घर की हालत देखी। सारा सामान बिखरा पड़ा था। फिर मैं पानी पीने के लिए किचन तक आया तो बर्तन में ऐसे ही पड़े थे। सुबह धोना भूल गया था। खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने से लेकर घर की सफाई मेरी जिम्मेदारी थी। मेरी बीवी अस्पताल में नर्स थी और नाइट ड्यूटी करती थी। मैं नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था। तब मेरी बीवी को नौकरी मिली तो उसकी तनख्वाह बहुत अच्छी थी। फिर मैं भी चुप करके बैठ गया। मेरी बीवी घर बैठे मुझे खिला रही थी। मुझे और क्या चाहिए था। शायद मुझे भी इस हदारामी की जिंदगी में मजा आ गया था। मेरी बीवी बहुत ज़्यादा फल और ऐसे खुराक खाती थी कि जिसमें बहुत ताकत हो। रोज़ाना रात को सोने से पहले और सुबह सवेरे उठकर अनार खाना तो लाजमी था उसके लिए। और मैंने उससे कहा कि इतना अनार क्यों खाती हो, क्या अनार की इतनी शौकीन हो? तो उसने कहा कि हाँ, अनार से खून बहुत अच्छा बनता है। मैंने कहा तुम्हारे पास इतना खून तो है, और कितना अच्छा खून बनाना है तुम्हें। मेरी बात पर उसके चेहरे पर जख्मी मुस्कुराहट आ गई, जैसे मैं उस वक्त समझ नहीं पाया। लेकिन जब बाद में मुझे उसकी बात समझ आई तो बहुत देर हो चुकी थी। दरवाज़ा बंद करने के बाद मैं कमरे में आया और लंबी तान कर सो गया। मजबूरन मैंने सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया था, क्योंकि मेरी बीवी ने फिर मुझे 10 बातें सुनानी थी। सुबह 6 बजे मैं बाइक पर बैठा और अस्पताल जाकर उसे ले आया। वो आते ही बगैर लिबास तब्दील किए सो गई थी। सारी रात जागने की वजह से वो बहुत थकी हुई थी और आते ही सो जाती थी और सारा दिन सोती ही रहती थी और फिर शाम को जागती थी। मैंने अपने लिए चाय नाश्ता बनाया और खाने लगा। उसके बाद मैंने बिखरा हुआ घर समेटा। मैंने बर्तन धोए। मैंने सोचा कि बीवी के जागने से पहले मैं घर की सफाई कर लूँ, और ना फिर वो कहेगी कि बाहर भी मैं ड्यूटी करूँ और घर आकर भी मैं ड्यूटी करूँ। इसलिए इसको चुप करवाने के लिए मैं उसकी जागने से पहले घर को ठीक कर देता था, ताकि वो आराम से ड्यूटी करे और मेरा घर चलता रहे। महीने के आखिर में जब वो तनख्वाह मेरे हाथ में रख देती थी तो मैं बड़ा खुश हो जाता था। सच कहते हैं, एक मर्द को जब औरत की कमाई खाने की आदत हो जाए तो फिर वो खुद कमाना नहीं चाहता है और ऐसे ही बेकार जिंदगी गुजारता है और चाहता है कि औरत घर चलाए। और मेरे साथ यही मामला था। शुरू में मैंने बहुत कोशिश की थी नौकरी के लिए, लेकिन मेरी तालीम इतनी नहीं थी और मेरी बीवी नर्स थी। मेरी उससे पहले मुलाकात भी अस्पताल में हुई थी, जब दोस्त के साथ बाइक में जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया। और थोड़ी सी महाभर्ती करवाने के लिए अस्पताल तक ये मेरी हानिया से पहली मुलाकात थी। वह बहुत ही हैंडसम लड़का था। पहली नज़र में ही हानिया को पसंद आ गया और फिर हानिया भी प्यारी थी। अगर ये कहा जाए कि हम दोनों को पहली नज़र की मोहब्बत हो गई थी तो ये कहना गलत नहीं होगा। मैंने जल्द ही हानिया से शादी कर ली थी और वो भी बहुत खुश थी। मेरे साथ कहते हैं इश्क अंधा होता है, और हानिया भी मेरे इश्क में अंधी हो चुकी थी। उसने ये तक नहीं देखा कि मैं बेरोज़गार हूँ। बस वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करती थी और उसने मुझसे शादी कर दी। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली। तालीम कम होने की वजह से मैं सिर्फ इंटर पास था और मुझे कोई अच्छी नौकरी मिलने वाली थी भी नहीं। इसके बरअक्स हानिया बहुत पढ़ी लिखी थी। मेरी परेशानी को देखते हुए उसने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं ड्यूटी करूँगी। पहले भी कर रही थी, ये घर चलता रहेगा जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलती, तब तक मैं घर का खर्चा उठाऊंगी। ये सुनकर मुझे बुरा लगा कि मेरी बीवी घर का खर्च उठाएगी, लेकिन जब उसने पहली बार तनख्वाह मेरे हाथ में रखी तो
मैं भी चुप हो गया और उसके बाद तो मुझे आदत हो गई और दोबारा मैंने काम ढूंढने का नहीं सोचा। हानि मुझे बातों बातों में नौकरी का कहती थी लेकिन सीधा नहीं कहती थी। कहीं मैं नाराज ना हो जाऊं और दिल पर बात ना ले लूं। अगर वो कभी सीधा कह भी देती थी तो मैं उदास हो जाता था और कहता था कि मैं कितना नकारा इंसान हूँ। तुम मुझसे शादी करके पछता रही हो ना, क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है। मैं जानबूझकर उसे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करता था ताकि वो मेरी नौकरी का ख्याल दिल से निकाल दे। और ऐसा ही हुआ, उसने मायूस होकर ये ख्याल दिल से निकाल दिया और खुद ही नौकरी करने लगी। फिर मैं उसको दिलासे देने लगा कि मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ। ऑनलाइन काम मैं वाकई करता था लेकिन उसे थोड़ी बहुत कमाई होती थी, इतनी नहीं होती थी। हानिया भी शायद वक्त के साथ समझ गई थी कि मैं कमाने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन वो मेरी मोहब्बत के आगे मजबूर थी, इसलिए खामोश हो गई। एक रोज़ हानिया ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो माँ बनना चाहती है और अपनी फैमिली को मुकम्मल करना चाहती है। ये सुनकर मैं परेशान हो गया था। मुझे किसी किस्म की कोई खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि अगर हानिया को हमल ठहर गया तो 9 महीने तक या फिर सारा साल वो कोई काम नहीं करेगी और उसके बाद बच्चे को संभालेगी और मजबूरन मुझे घर से निकलकर रोजगार की तलाश में एक बार फिर से ख्वार होना पड़ेगा। उसने मुझे परेशान देखा तो पूछा कि क्या सोच रहे हो। तो मैंने कहा कि हानिया, जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती मैं बच्चे का नहीं सोच सकता हूँ। पहले ही तुम ड्यूटी कर रही हो और फिर हमल के दौरान तुम कैसे ड्यूटी करोगी? अगर तुम्हें हमल ठहर गया तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं तो बेरोजगार हूँ, मेरा तो दिल करता है कि बस मैं खुदकुशी कर लूँ इस जलालत की जिंदगी से कि बीवी का बैठकर खा रहा हूँ। तुमसे कहते हुए भी शर्मिंदा होता हूँ। बस अपने आप को ख़त्म करने का दिल कर रहा है इस बेरोजगारी की वजह से। मैंने एक बार फिर से हानिया पर जज्बाती हमला कर दिया था और बिला वजह की मगरमच्छ के आंसू बहाकर उसके सामने मिस्कीन बनने की अदाकारी करने लगा तो उसने मेरे कांधे पर हाथ रखा और बोली कि नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं अभी बच्चे के बारे में नहीं सोचूंगी। मैं ऐसा करती हूँ कि डबल ड्यूटी करती हूँ, थोड़ी सेविंग कर लेती हूँ। पैसे बचाकर फिर जब हमारे पास इतने पैसे जमा हो जाएंगे कि साल भर हम आराम से बगैर नौकरी की गुजारा कर सके, तो उसके बाद मैं बच्चे का सोचूंगी। हानि की डबल ड्यूटी वाली बात ने तो मुझे मज़ीद खुश कर दिया था। यानी डबल ड्यूटी का मतलब है डबल तनख्वाह और ज़्यादा पैसे। मैंने कहा नहीं, मुझे बस मर जाने दो, मुझे नहीं रहना इस तरह से। मैं मर जाना चाहता हूँ। तुम डबल ड्यूटी करोगी और मुझे नौकरी नहीं मिल रही। काश मैंने और आवारागर्दी करने की बजाय अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की होती तो आज तुम मेरे साथ इतनी मुश्किल ज़िंदगी नहीं गुजार रही होती। हानिया, तुम ऐसा करो, मुझे छोड़ दो और किसी ऐसे शख्स से शादी कर लो जो तुम्हारे लायक हो, जो तुम्हें घर बिठा कर खिला सके। मैं तो नाकाम और नाकारा इंसान हूँ। मेरे साथ तो तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल में ही गुजरेगी। मैंने मज़ीद जज्बाती होने की अदाकारी करते हुए कहा, यानी कि मैंने उसके तमाम रास्ते बंद कर दिए थे और वो खामोश हो गई। उसने मुझसे कहा कि वो डबल ड्यूटी करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाने की कोशिश करेगी ताकि अगला साल बग़ैर नौकरी के आराम से गुजर जाए, और उसने ऐसा ही किया। वो रात को भी ड्यूटी करती थी और दिन को किसी और प्राइवेट क्लिनिक पर जाकर ड्यूटी करती थी। निशानी के पास सोने के लिए भी ज़्यादा वक्त नहीं होता था। दोपहर 3 बजे अब वो वापस आती थी दिन की ड्यूटी से और फिर सोती रहती थी और फिर रात 11 बजे जाकर ड्यूटी चली जाती थी। मैं मज़ीद मुतमईन हो गया था। मैं ऑनलाइन काम ढूंढने लगा था कि मोबाइल में ही मेरा कुछ खर्चा निकल आए और मुझे घर से बाहर ना जाना पड़े। मुझे घर से बाहर जाने से पता नहीं क्यों अब घबराहट होने लगी थी। मैं यार दोस्तों के साथ तो घर से बाहर चला जाता था, लेकिन नौकरी के लिए जाने को मेरा दिल नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इंटर पास हूँ और ग्रेजुएट नहीं हूँ और जहाँ भी जाऊँगा धक्के ही खाऊंगा। और इंटर पास होते हुए मुझे सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी मैकेनिक की या कोई और नौकरी मिल सकती है, लेकिन अच्छी ऑफिस वाली कोई जॉब नहीं मिल सकती है। करते कराते इसी तरह 1 साल गुजर गया, फिर 1.5 साल गुजर गया। मेरी बीवी ने अच्छी खासी सेविंग कर ली थी, पैसा जमा कर लिया था कि अगर वो बच्चा पैदा करती है तो बच्चे के बाद हमारा गुजर बसर आराम से हो जाए। लेकिन फिर मैंने उसको कहा कि 1 साल मज़ीद सेविंग कर लो, क्योंकि बच्चे के भी 1000 खर्चे होते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो महरूमियत मैंने देखी है वो मेरा बच्चा भी देखे। मेरी बीवी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, फिर अपनी जॉब और डबल ड्यूटी जारी रखी। वो जानती थी कि वो कुछ बोलेगी तो फिर मैं जज्बाती हमला कर दूंगा और वो मेरी मोहब्बत के आगे मजबूर थी।
ورنہ مجھ جیسے ناکارہ اور ناکام انسان کے ساتھ تو کوئی بھی لڑکی زندگی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتی۔ لیکن محبت جو دنیا کا 8واں عجوبہ تصور کیا جاتا ہے، انسان سے ایسے ایسے کام کرواتا ہے جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ بادشاہ کا میل کنیز اسے کروا دیتا ہے تو دکڑ ہاری کی محبت نے شہزادی کو گرفتار کروا دیتا ہے۔ یہ عشق ہی ہے جو تخت الٹ دیتا ہے۔ میری بیوی بھی بیچاری اسی عشق کے مار کھا رہی تھی۔ مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ شکایت ہوتی بھی کیسے، وہ تو بس مجھے کھلا رہی تھی اور میں اس چھوٹے سے گھر میں سکون کی زندگی گزار رہا تھا۔ سارا دن انٹرنیٹ پر گیمز وغیرہ کھیلتا رہتا تھا، پھر باہر سے کچھ لے آتا کھانے کے لیے اور کھانا کھاتا جو میرا دل کرتا تھا میں آرڈر کر دیتا تھا، کبھی کچھ چٹپٹا تو کچھ مزیدار۔ مختصر یہ کہ میں بہت ہی زبردست زندگی گزار رہا تھا اور مجھے کچھ محنت بھی نہیں کرنی پڑ رہی تھی۔ میں اس بیچارے کا محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا۔ محبت تو میں بھی اس سے کرتا تھا، لیکن شاید وہ زیادہ کرتی تھی۔ زندگی سکون سے گزر رہی تھی کہ ایک دن میرا دوست آ کے میرے پاس آیا، باتوں باتوں میں مجھ سے میری بیوی کے متعلق پوچھا تو میں نے کہا کہ ہاں وہ نائٹ ڈیوٹی پر گئی ہوئی ہے۔ اس وقت رات کے 12:30 بج رہے تھے اور آ کے بھی میرے گھر بیٹھا ہوا تھا۔ میری بیوی نے جانے کے بعد، ورنہ بیوی کے جانے کے بعد میں سو جاتا تھا، لیکن آج عاقب کے آنے کی وجہ سے میں جاگ رہا تھا۔ عاقب نے کہا کہ ہاں تمہاری بیوی کی نائٹ ڈیوٹی سے تو ہم سب کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے۔ بظاہر ہی عام سی بات تھی جو اس نے بولی تھی، لیکن اس کے انداز میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ مجھے تھوڑی سی الجھن ہونے لگی۔ میں نے عجیب نظروں سے اسے طرف دیکھا تو اس نے ایک دم سے سنبھلتے ہوئے کہا کہ یار رات کو ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بیوی کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو فوراً سامنے والے ہسپتال میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر تمہاری بیوی آن ڈیوٹی ہوتی ہے اور ہمیں پہچان کر ہمارا ہاتھ خیال رکھتی ہے۔ اگر بیوی کی طبیعت خراب ہو یا بچے کو بخار ہو تو ہمیں جلدی دیکھتی ہے بنسبت دوسرے مریضوں کے، کیونکہ تمہاری وجہ سے وہ ہمیں پہچانتی ہے۔ اور میری بیوی بھی بڑی خوش ہے کہ جب بھی ہم جاتے ہیں ہمیں اسپیشل پروٹوکول ملتا ہے وہاں پر صرف تمہاری بیوی کی وجہ سے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے دوست نے اچانک سے جس سے بات بدل دی ہو، وہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہو لیکن کچھ اور بھول گیا ہو۔ اب وہ محتاط ہو گیا تھا کیونکہ اس نے میرے چہرے کا بدلتا رنگ دیکھ لیا تھا۔ اپنے دوست کے جانے کے بعد پتہ نہیں کیوں میں بے چینی اور اضطراب کی کیفیت میں تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے دوست نے اگر یہی بات کرنی تھی تو اس کا انداز شروع میں اتنا معنی خیز کیوں تھا؟ وہی بات نارمل انداز میں بھی تو بول سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں بولا۔ میں سوچ رہا تھا میرا دوست مجھے ششو پن میں چھوڑ کر چلا گیا تھا اور اب میری نیند غائب ہو چکی تھی۔ پھر کچھ دن یوں ہی گزر گئے، لیکن دوست کی یہ بات میرے دماغ میں پھنس گئی تھی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ آخر اس بے چینی کو میں ختم کر کے رہوں گا۔ میرے دوست کی بات کے پیچھے کیا مطلب تھا سب ظاہر ہو جائے گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک رات چوری چھپے ہسپتال جاؤں گا جہاں پر اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ میں نائٹ والی شفٹ میں ہی اس کو دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ میرے دوست نے نائٹ شفٹ کا ہی ذکر کیا تھا، دن والی شفٹ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں رات کے وقت بہت محتاط ہو کر اسپتال گیا۔ کافی حد تک میں نے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا تھا۔ چہرے پر ماسک پہنا ہوا تھا اور لباس بھی کسی اور طرز کا پہنا ہوا تھا، جیسے کوئی چوکیدار وغیرہ ہو۔ میں آرام سے پورے اسپتال میں گھومتا رہا کہ میری بیوی کہاں ہو سکتی تھی۔ میں نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک کمرے میں ہے اور کسی مریض کی مرہم پٹی کر رہی ہیں۔ میرا دن زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں آرام سے اس کمرے کی جانب بڑھا جس کمرے کا مجھے بتایا گیا تھا۔ میں دعا کر رہا تھا کہ کمرہ لاک نہ ہو کیونکہ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دیکھا تو لاک نہیں رکھا ہوا تھا، کمرہ کھلا تھا۔ میں نے ہولے سے ہینڈل گھمایا اور آرام سے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح فنا ہونے لگی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہاں پر میری بیوی جو کر رہی تھی میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میں خاموشی سے کھڑا گیا اور چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنے لگا اور پھر چیخیں مار مار کر رونے لگا۔ روتا ہی رہا اور روتے روتے سو گیا۔ صبح اذان کی آواز سے میری آنکھ کھلی تو میں پھر بیٹھ کر رونے لگا۔ حالانکہ اس وقت مجھے نماز پڑھنی چاہیے تھی، لیکن میرا یہ عالم تھا کہ کھاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ پھر میں نے ہمت کر کے وضو کیا اور چائے نماز بھی جا کر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اور میں نماز کے دوران ہی روتا جا رہا تھا۔ میں جانتا تھا نماز کے دوران نہیں رونا چاہیے، لیکن میں اپنے رونے کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔
मैं सोच रहा था मेरी सुस्ती और काहली ने मेरी बीवी को इस नहज तक पहुंचाया है, और वो अस्पताल में वो सब कर रही थी जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं था, ना ही मुझे तवक्का थी। मेरे जैसी बेगैरत मर्द की यही सज़ा थी। मैंने देखा मेरी बीवी की वापसी कटाई हो गया है। मैं उसे लेने चाहता था, लेकिन आज मुझ में हिम्मत नहीं थी। आज वो खुद ही चल कर आई थी। फिर आते ही शिकवा करने लगी कि मैं उसे लेने क्यों नहीं आया। लेकिन पूरे घर को बिखरा हुआ देखकर और मुझे रोता हुआ देखकर वो मेरे करीब आकर बैठ गई और मुझसे सवाल करने लगी कि क्या हुआ, मैं क्यों रो रहा हूँ। बहुत हिम्मत करके मैंने उससे कहा कि कल रात मैं तुम्हारे अस्पताल आया था तुम्हारी जासूसी करने के लिए, और वहाँ मुझे मालूम हो गया कि तुम क्या करती हो। अगर यूं कहूँ कि मैंने अपनी आंखों से तुम्हें वो सब करते हुए वहाँ देखा है, तो आगे मुझसे कुछ बोला नहीं गया। वो मेरी तरफ हैरत से देखने लगी और कहने लगी कि तुमने सब देख लिया है। मैंने कहा हाँ, मैंने सब देख लिया है। मुझे पहले ही शक था और फिर अब अपनी आंखों से देखकर आया हूँ कि तुम वहाँ पर नर्स की ड्यूटी करने की बजाय लोगों को अपना खून बेचती हो। तुम हर दूसरे तीसरे दिन अपना खून फरोख्त करके मेरा पेट पालती हो। मुझे मेरे दोस्त ने बताया तो था, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम अपना खून बेच रही हो, तो मुझे अपने आप पर रोना आ रहा था कि मेरी बीवी अपना खून फरोख्त करके मेरा पेट पाल रही है। मैं किस किस्म का मर्द हूँ? मैंने तुमसे शादी की, मेरा फ़र्ज़ था तुमको खिलाना पिलाना, लेकिन मैं तो तुम्हारा ही खून चूस रहा था इतने अरसे से। मेरे गुमान में भी नहीं था कि तुम इस तरह भी कर सकती हो। मैं सोचता ही नहीं था कि तुम इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही हो। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई। उसने कहा, मैं और क्या करती, मेरी तनख्वाह कम थी और तुमने डबल ड्यूटी पर भी कुछ न कहा तो मैं सोच में पड़ गई। इतनी ड्यूटी करने की मेरी हिम्मत नहीं थी, इसलिए जिस मरीज़ को भी खून की ज़रूरत होती मैं उसे खून दे देती थी, क्योंकि मेरा खून ओ पॉजिटिव था और हर किसी को लग सकता था। कुदरत की तरफ से शायद मैं इसलिए यूनिवर्सल डोनर थी। इसलिए कुदरत ने मुझे यूनिवर्सल डोनर बनाया था ताकि मैं इमरजेंसी में लोगों के काम आ सकूं। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैंने ये काम शुरू किया था ज़रूरत के लिए। फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि कितने सारे लोग हैं जिन्हें अर्जेंट में अस्पताल आते हुए खून की ज़रूरत पड़ जाती है, और फिर वो मारे मारे फिरते हैं खून के लिए। और जब कुदरत ने मुझे यूनिवर्सल डोनर बनाया ही था कि मेरा खून हर किसी को लग सकता था, तो फिर मैं क्यों ना ये सवाब का काम करूं। शुरू में मैंने पैसे की नीयत से ये काम शुरू किया था, लेकिन अब मैं ये काम स्वभाव की नीयत से करती हूँ। मैंने कहा, तुमने शुरू ये काम मजबूरी में किया था, मेरी वजह से ही किया था, और मुझे आज एहसास हो रहा है कि मैंने लालच में आकर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। हर बार तुम कुछ बोलती थी, तुम्हें जज्बाती हमला कर देता था, और तुम मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर अपना इरादा बदल देती थी। यहाँ तक कि मैंने तुमसे माँ बनने का हक भी छीन लिया था। बहुत दिनों तक मैं बेचैन रहा, यही सोच सोच कर कि मैं किस तरह का मर्द हूँ कि एक मर्द होते मेरी बीवी अपना खून बेच रही थी, और ये लफ्ज़ सोच कर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। फिर मैंने रोज़गार के लिए कमर कस लिए और सुस्ती और काहली को छोड़कर मारा मारा फिर हर तरह का रोज़गार के लिए, और बिलाखिर मुझे रोज़गार मिल ही गया। कहते हैं इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। मैंने रोज़गार के लिए कोशिश ही नहीं की, इसलिए मुझे नहीं मिली। अब मैंने थोड़ी सी कोशिश की तो मुझे नौकरी मिल गई थी, और फिर मैंने अपनी बीवी से कहा कि आज के बाद वो नौकरी नहीं करेगी, घर संभालेगी, बच्चा पैदा करेगी और मैं कमाऊंगा और उसे खिलाऊंगा। उसने कहा, नहीं, आज के बाद वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि मुझे तकलीफ हो, बस अपनी खामोशी से नौकरी जारी रखेगी। तो मैंने कहा कि नहीं, पहले माँ बनना तुम्हारी ख्वाहिश थी, तुम माँ बनने की तैयारी करो, उसके बाद तुम्हारा जो दिल करे करना, लेकिन ये तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूँगा। और अल्लाह का शुक्र है, जल्द ही अल्लाह ने हमें खुशखबरी सुना दी थी, और मैंने घर एक फूल सी बेटी ने जन्म दिया। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा मेरी बीवी भी किसी की बेटी थी और उसका मैंने क्या हाल कर दिया था, और अब अगर मेरी बेटी इस तरह से किसी हर हराम आदमी का पेट पालेगी तो मुझे कितना बुरा महसूस होगा। मेरी बेटी बड़ी हुई तो मैं मेरी बीवी ने कहा कि वो सिर्फ खिदमत खल्क के लिए दोबारा से ड्यूटी करना चाहती है, क्योंकि उसे लोगों की खिदमत की आदत हो गई है। इसलिए मैंने भी उसे नहीं रोका, जो उसकी मर्जी थी। अब मैं भी नौकरी करता हूँ और मेरी बीवी भी ड्यूटी करती है, और हम खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन कभी गुजरा वक्त याद आता है तो बहुत तकलीफ़ होती है
یہ سوچ کر تکلیف ہوتی ہے کہ میں آرام سے سوتا رہتا ہوں اور میری بیوی کیا کچھ کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔